आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि कई विद्वान कहते हैं कि विचार शक्ति से ही हमारा जीवन तय होता है। ये विचार शक्ति क्या है? इसमें हम दो जो शब्द आए हैं, विचार और शक्ति, इससे समझेंगे और इससे जो है हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे विषय तो काफी बड़ा है, संक्षेप में जितना हो सकता है कोशिश करूंगा बताने का। तो इसमें देखिए, विचार पहले समझिए। यह इतना तो अवश्य है कि जिस प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है हमारे भीतर में, और उसको हम जैसे अभिव्यक्त कर पाते हैं, यानी इंद्रियों के द्वारा हम जब विषय को समझते हैं और फिर उसको दिमाग प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद फिर उसको जो एक्सप्रेस करता है, वह बोल के, देख के, सुन के, हाथ वगैरह से हिला के, यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा वह उसको अभिव्यक्त करेगा। तो जो अभिव्यक्त करेगा वह उसकी शक्ति भी। परंतु विचार अपने आप में जब निर्मित हो रहा है भीतर, उस समय भी तो वो शक्ति का ही एक स्वरूप है, जिसके कारण वह निर्मित हो रहा है, अन्यथा उसका निर्माण संभव ही नहीं है। और विशेष पैटर्न में निर्मित हो रहा है, विशेष आवृत्ति में निर्मित हो रहा है। तो हमको पहले विचार की संरचना को समझना होगा। अमूमन विचार की संरचना को लोग नहीं समझते हैं, अधिकतर लोग, और इसका प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि कोई वाक्य हुआ जो विचार के रूप में है, उस वाक्य को हमें कहना है, या हमें लिखना है, या हमें इशारे करने हैं, या उसको मुझे मन ही मन सोचना है। तो जो हमारे चित्त के जो अणु हैं, इसको चिदाणु कहा जाता है। तो वे चिदाणु किस प्रकार से वो पैटर्न बनाते हैं और उसका किस तरह से पैटर्न बना करके उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वह विचार के तहत आएगा और वह शक्ति के तहत आएगा। हम अगर कुछ संकल्प करते हैं तो वह शक्ति के तहत आएगा। क्या कि कौन सी संकल्पना हम कर रहे हैं, जैसी संकल्पना करते हैं उसके अनुसार से ही शरीर जो है प्रवाहित होता है, उस तरफ शरीर अपने को एक्सप्रेस करता है। अब कोई जो विचार है, वह विचार भाई एक वाक्य है,
और वाक्य जो है शब्दों से बना है, और जो वाक्य हैं ये वाक्य सीधे कहे जा सकते हैं, भाव भंगिमा से कहे जा सकते हैं, उतार चढ़ाव के साथ कहे जा सकते हैं, लयबद्ध तरीके से कहे जा सकते हैं। तो उसमें अंतर आ जाएगा। एक सीधे तरीके से कोई कह रहा है और एक व्यक्ति उसको छंदबद्ध करके कर रहा है, तो दोनों में अंतर आ जाएगा। छंदबद्ध किया हुआ जो है वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि वे विचार जो है वे गूंथे हुए हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली होंगे, उनकी आयु ज्यादा होगी, उनकी ताकत ज्यादा होगी, वो ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रवाहित होंगे, और व्यक्ति में जिसमें प्रवाहित होंगे, उसमें जिसमें जाएंगे उसमें ज्यादा असरकारक भी होंगे। ये पॉजिटिव सेंस की मैं बात कर रहा हूं। अब जो वाक्य हैं वे शब्दों से बने हुए, तो शब्द का भी अपना एक पैटर्न है। हर वर्ण का अगर उस शब्द को देखें तो शब्द की अपनी ताकत होगी। शब्द कितने अच्छे तरीके से चयनित किए गए हैं, कितने श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, और किस भाव भंगिमा के साथ किया गया है उसका प्रयोग, तो इसके ऊपर ताकत निर्भर होगी उसकी। और वे जो शब्द हैं फिर वे वर्ण पर बने होंगे, उन वर्णों का कैसा उसमें समावेश किया गया है, उसके पैटर्न को हम कितना जानते हैं। हम उसमें उष्ण वर्ण डालते हैं या शीत वर्ण डालते हैं या सामान्य वर्ण डालते हैं, ह्रस्व या दीर्घ, किसका कितना ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार के व्यंजन का प्रयोग कर रहे हैं। हर व्यंजन की शक्ति अलग होगी, तो जिन व्यंजनों का हम प्रयोग करेंगे या जिन स्वरों का प्रयोग करेंगे तो उन सबकी शक्ति अलग होती है, तो वे जब गुथ जाते हैं तो वे मंत्र कहलाते हैं। तो अलग अलग मंत्र की अलग अलग शक्ति हो जाएगी। तो विचार शक्ति का यहाँ पर इन सबसे संबंध है। बाकी उनका संबंध है कि कितनी भावना के साथ हम उच्चारण करते हैं। हमारी जो भावनाएं बहती हैं वो विचार की शक्ति से ही तो बहती हैं, हम उसके हिसाब से भावना बनाते हैं। तो विचार के साथ जब भावना जुड़ जाती है, भावना भी एक विचार है लेकिन काफी सूक्ष्म विचार है, उसमें हमारे इमोशंस जो है शामिल होते हैं, भय की, लोभ की, क्रोध की, मोह की, द्रोह की, ये सब सारी भावनाएं उसमें शामिल होती है। तो जब विचार के साथ ये भावनाएं भी जुड़ जाती है, यानी ये सूक्ष्म विचार जो हैं वे भी जब जुड़ जाते हैं तो वे बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और यदि वे जो विचार हैं वो अकाट्य हैं, यानी वो तर्क सम्मत हैं, न्याय सम्मत हैं, तो जब वे अकाट्य हो जाएंगे, ऐसे तर्क जो, अगर आप ऐसे ऐसे विचारों को प्रयोग करते हैं जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, तो वे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो वह विचार शक्ति ज्यादा मजबूत मानी जाएगी। अगर भावना के साथ भी जुड़ी है और वो काफी तर्क संगत है, न्याय संगत है, उसके पीछे सत्य है, कितना वह व्यवहारिक है, आपका जो विचार है वो कितना व्यवहारिक है। पता चला कि आप सिर्फ जो है वो विचार तो आपके अच्छे हैं, तो कल्पनाशीलता अच्छी है, लेकिन उसको धरातल पर उतारा नहीं जा सकता, यानी उसको कर्म में बदला नहीं जा सकता, तब वे विचार उतने शक्तिशाली नहीं रह जाते। विचार के शक्तिशाली होने के लिए उसका व्यवहारिक होना भी जरूरी है, उसको कर्म में उतारा जाना भी अनिवार्य है। तो आप उसे स्वयं कर्म में उतारते हैं और दूसरों को उतारने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसके आधार पर फिर उसकी शक्ति तय होगी। अगर आप स्वयं उसको कर्म को करते हैं तो वह और प्रभावी होगा। अगर आप फिर विचार करते हैं और उसको कर्म में नहीं परिवर्तित करते हैं तो उसकी शक्ति घट जाएगी, या समाज उसका प्रयोग नहीं करेगा तो शक्ति घट जाएगी। जितना ज्यादा समाज प्रयोग करेगा उतना वो शक्तिशाली होगा।
जितना ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना शक्तिशाली होगा। यानी उसका प्रयोगात्मक होना ज़रूरी है, व्यावहारिक होना ज़रूरी है। तो ये जो विचार हैं, उन विचार से आप पहचान भी करते हैं। विचार से आप स्वयं को भी पहचानते हैं, उसका प्रयोग है। स्वयं को भी आप तौलते हैं, पहचानते हैं, दूसरों को भी पहचानते हैं, तौलते हैं। इस प्रकृति को पहचानते हैं, प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं उनको पहचान रहे हैं, तौल रहे हैं। पशु पक्षी को पहचान रहे हैं। विचार से ही तो आप पशु पक्षी से भी व्यवहार करेंगे। विचार से ही आप जितने भी तत्व हैं प्रकृति के, उनको इधर उधर शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मकान बनाना है, तो हम विचार ही करेंगे, तब तो वो जा करके फिर नक्शा बनाएंगे, फिर जो है ईंट पत्थर का जुगाड़ करेंगे, और रबर का, और जो है सीमेंट का, सरिया का, शीशे का, प्लास्टिक का, जो जो इसका प्रयोग होता है। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं और विकृत चीज़ें भी हैं, तो जो मनुष्य ने बनाए हैं, तो पानी है, हवा है, जो भी है, इनका विचार करेंगे। विचार करने के बाद ही जो है हम इनका प्रयोग करते हैं। तो प्रकृति में कितने उपयोगी हैं, कितना हम इनको नियंत्रित कर पा रहे हैं, इसको मूव कर पा रहे हैं, यह भी बहुत जरूरी है। अगर विचार हो और उसका नियंत्रण ही नहीं हो तो फिर बेकार है। तो उसका व्यवहारिक होना जरूरी है, पहचान जरूरी है। उससे ही हम पहचानते हैं लोगों को। लोगों को हम कैसे पहचानते हैं? उनके विचारों से ही तो पहचानते हैं कि अमुक आदमी का विचार ये ऐसा है, ऐसा है। तो जब हम विचार को पहचानेंगे तो हम उस व्यक्ति को भी पहचानने लग जाएंगे। वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, वह व्यक्ति जो है क्या नहीं कहना चाह रहा है, उसका व्यक्तित्व तो कैसा है, यह उसके विचार से तय होगा। और विचार का मतलब वह नहीं जो वह सिर्फ बोलता है, बल्कि वह जो वह नहीं भी बोल रहा है, यानी वह भीतर से बोल रहा है। तो भीतर से बोल रहा है का मतलब, एक तो वो सामने एक्सप्रेस करके बोल रहा है, और एक जो है और अपने भीतर जो है मौन रूप से भी बोल रहा है कुछ। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी को कोई स्कीम समझा रहा है, तो वह तो विचार बोल रहा है, लेकिन उस स्कीम के पीछे उसकी जो प्लानिंग है, जो वह नहीं बोल रहा है, वह भी तो एक तरह से विचार ही है। तो उसके अंदर की जो भावना है, जो उसने सूक्ष्म विचार हैं, जो आप को वह नहीं बता रहा है, लेकिन अगर आप प्रवीण हैं तो आप उसके भीतर छिपी हुई उस भावना को भी पहचान सकते हैं, और तब आप उसके व्यक्तित्व को भी पहचान सकते हैं। तो किसी के भीतर छिपी हुई जो बात है, जो आइडिया है, उसके पीछे जो भाव है, उसको पहचान लेना, जो सूक्ष्म विचार होते हैं, वह बहुत जरूरी होता है। तभी आप किसी के व्यक्तित्व को यथार्थ रूप से जान सकते हैं। फिर उसके कर्मों से आप जानते हैं, क्योंकि कर्म संकेत देते हैं। तो वह जो विचार एक्सप्रेस कर रहा है वह, और जो व्यवहार में वह ला रहा है वह, और उसके जो इरादे हैं, तो इरादे सूक्ष्म विचार होते हैं। और बहुत बारीकी से निरीक्षण जब आप करते हैं तो उसके विचार को, उसके भाव को, उसके उन सूक्ष्म विचारों को आप समझ सकते हैं। तो जो पशु पक्षी होते हैं, जिनसे हम संवाद करते हैं, तो वे सूक्ष्म जो विचार हैं, उनसे वे प्रभावित होते हैं और वे जल्दी ताड़ते हैं। हमारे इरादे को पशु पक्षी जल्दी ताड़ जाते हैं। यहाँ तक के वृक्ष भी ताड़ते हैं। वृक्ष से भी हमारा विचार से ही संबंध होता है, हमारी भाषा से नहीं। कोई जरूरी नहीं है हमारी भाषा। तो विचार भी एक भाषा है, और एक वह सूक्ष्म विचार जो भाषा तो है, लेकिन जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, परंतु वह हमारे भावों से एक्सप्रेस हो रहा है, तो वह भी एक भाषा है। तो एक शरीर की भाषा हो गई, और एक माइंड की भाषा है। तो माइंड की भाषा जो है, जो बहुत गोपनीय है, गुप्त है बहुत, वे हमारे इरादे को जताते हैं। शरीर जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने कर्म इंद्रियों से, वो भी विचार को बता रहे हैं। और जो हम बोल रहे हैं या इशारे कर रहे हैं, आंखों से इशारे कर रहे हैं, तो वो भी हमारे विचारों को बता रहे हैं। तो पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे कोई भी प्राणी हो, वह इनको समझता है। और सिर्फ वही नहीं, जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उनमें भी गुण होते हैं। हमारे विचार से वे भी प्रभावित होते हैं, और उनसे हमारे विचार भी प्रभावित होते हैं। ये दोनों ही बातें हैं, इसीलिए इसको शक्ति के रूप में माना गया है।
तो इसको अच्छा से समझना होगा, इनकी संरचना को, इनके एक्सप्रेस करने को, इनकी अकाट्यता को, और इससे ये कितना कल्याणकारी है दूसरों के लिए, अपने लिए, उसको भी समझना पड़ेगा। कितना प्रयोगात्मक है यह। तो हमारे लक्ष्य क्या हैं? अगर हमारे लक्ष्य महान हैं, यानी हमारे विचार महान है, हमारा लक्ष्य महान है, हमारा ऐसा लक्ष्य है कि जिसमें कि हमारा भी, मतलब हमारा व्यक्ति का भी उसमें कुछ सिद्धि होती हो, और अन्यों की भी सिद्धि होती है, और पूरे समाज की सिद्धि होती है, पूरे विश्व की सिद्धि होती हो, तो यह जो हमारा जितना बड़ा लक्ष्य होता है, और बड़ा लक्ष्य तभी होता है जब जिसमें सबकी सिद्धि होती है, सारे लोग जिसमें शामिल होते हैं, वह बड़ा लक्ष्य माना जाता है। एक तो बड़ा लक्ष्य में सिर्फ अपना एक निजी व्यक्तिगत बड़ा लक्ष्य की आपने बना दिया लक्ष्य कि मुझे तो अमुक व्यक्ति बनना है, मुझे तो अधिकारी बनना है, आपने एक लक्ष्य बना दिया। मुझे खिलाड़ी बनना है, आपने एक वो लक्ष्य बना लिया। मुझे बहुत बड़ा उद्योगपति बनना है, ये आपने लक्ष्य बना लिया। यह तो आपका एक निजी लक्ष्य हो गया, जो बड़ा लक्ष्य हो गया, तो यह भी बहुत मायने रखता है। लेकिन उससे भी बड़ा लक्ष्य होगा जो सामाजिक लक्ष्य होता हो, जिसमें सब पूरे समाज का भला होता हो, वह उससे भी बड़ा लक्ष्य होगा। तो लक्ष्य जब बहुत बड़ा होगा तो विचार शक्ति बड़ी होगी, क्योंकि लक्ष्य भी विचार है। आप लक्ष्य करते हैं, तो जितने बड़े लक्ष्य को आप रखते हैं, इसका मतलब विचार शक्ति उतनी बड़ी है। तो अपने विचार शक्ति को देख सकते हैं कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, सार्वजनिक लक्ष्य को लिए हुए है कि नहीं है, सभी प्राणियों के लक्ष्य को लिए हुए है कि नहीं है। जब सभी प्राणियों के लक्ष्य को लेकर के ही वह लक्ष्य बना है, तो वह और भी बहुत बड़ा विचार होगा, उसकी शक्ति और भी ज्यादा होगी। तो आपके लक्ष्य से पता चलता है कि आपके विचार शक्ति कितनी बड़ी है। उसकी जो है व्यवहारिकता से भी पता चलेगा, उसके पीछे जो भावनाएं हैं उससे भी पता चलेगा, अकाट्यता कितनी है उससे पता चलेगा, कितना तर्क संगत न्याय संगत है उससे पता चलेगा, कितना वह संवाद स्थापित करता है अन्य प्राणियों से और प्रकृति से, उससे भी पता चलेगा, कितना उस पर नियंत्रण है आपका। पता चला कि आपको अपने विचार पर ही नियंत्रण नहीं। जब आपको कहा जाए कि विचार को रोक दो, तो क्या आप रोक सकते हैं? यदि रोक सकते हैं तो नियंत्रण है। शब्दों के ऊपर नियंत्रण है कि नहीं है? विचार को थामने की शक्ति है कि नहीं है? यह बहुत मायने रखता है। तो वाणी पर नियंत्रण नहीं है, जो लेखनी पर नियंत्रण नहीं है, भाषा पर नियंत्रण नहीं है, और विचारों को रोकने की ताकत नहीं है, यानी जब आप मौन नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब नियंत्रण नहीं है। तो नियंत्रण जितना ज्यादा होगा, विचार शक्ति उतनी मजबूत होगी। विचार जितने कम एक्सप्रेस किए जाएंगे और गैप के साथ, मौन के साथ, उतने ज्यादा ही वे प्रभावी होंगे। क्योंकि उसमें जो है, जब वो अभिव्यक्त नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, वह और सूक्ष्मता के कारण वह और प्रभावी हो जाएगा और ताकतवर होगा। यानी जो मन ही मन उच्चारण किया जाता है, जो मन ही मन बोला जाता है, वह और ताकतवर होता है। जो सारा जो सम्मोहन किया जाता है वह इसी तरह से होता है। सूक्ष्म विचार की तरंगे जो हैं वे सम्मोहन पैदा करती है, वे और शक्तिशाली होती है। यानी एक विचार के बाद जो गैप है, जितना अधिक गैप होगा, जब हम कुछ नहीं बोलते हैं, तो जब कुछ नहीं बोलते हैं कि उसके बाद जब हम कुछ बोलते हैं, तो जब कुछ नहीं बोले तो उसकी शक्ति उसमें जुड़ जाती है। यानी निर्विचार की शक्ति विचार में जुड़ जाती है। जब हम कुछ नहीं एक्सप्रेस कर रहे होते, नहीं सोच रहे, नहीं बोल रहे, उस समय की जो संग्रहित शक्ति है, वह शक्ति जब हम बोल देंगे या सोच लेंगे, उस समय वह प्रकट होगी, तो उसकी ताकत दिए हुए होगी। यानी निर्विचार की ताकत विचार में आती है। विचार की तो अपनी ताकत है ही, लेकिन निर्विचार की ताकत भी जब उससे जुड़ जाएगी, तो वह और ताकतवर हो जाएगी। इसलिए जो गंभीर होते हैं, जो कम बोलते हैं, उसकी बात का बहुत वजन होता है।
कहा जाता है ना सामान्य भाषा में, बहुत वजन है। तो वजन में ये सब सारी चीजें आती हैं। उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो भी आता है, तरीका किस तरह से कर बोल रहा है, भावना कैसी है, तर्क संगत कितना है, न्याय संगत कितना है, व्यावहारिक कितना है, कल्याणकारी कितना है, ये सब सब उसके तहत आएगा। लक्ष्य कितना बड़ा है, तो विचारों के ऊपर उनका नियंत्रण कितना है, शब्दों के ऊपर कितना नियंत्रण है, शब्द को कैसे वो महसूस करता है अपने। और विचार से ही जो है वो आप देख सकते हैं अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बीमार जो है, बीमार हम विचार के कारण ही होते हैं, विचार से ही अपने को ठीक भी कर सकते हैं। जो विचार से हार जाएगा, मन हार गया, जो वो क्या ठीक नहीं होगा, उसको तो रोगी होना है। और अगर विचार की शक्ति है, विचार से वो मजबूत है, तो उसको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा कुछ समय में। दवाइयाँ और कुछ नहीं करती हैं, दवाइयाँ हमको साहस देती हैं, ताकत देती हैं, हमारे विचार को ताकत देती है। जब कुछ दिया जाता है, हमको पता भी नहीं है कि वह जो है चीज क्या है, लेकिन बस हम ये जानते हैं कि ये जो दवाई है, ये दवाई है, ये हमारे को ठीक करने के लिए, भले वो ठीक ना करती हो। जब हमें पता चल जाता है ये ठीक करने के लिए, तो हमारे विचार मजबूत हो जाता है, हमारा भय दूर हो जाता है, और जब भय दूर हो जाता है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। वो छोटी सी टिकिया हो, भले कोई चीज की टिकिया हो, उसका कंपोजिशन कुछ भी हो, अगर हमें भरोसा हो जाता है कि नहीं इसको खाने से हमें ये हो जाएगा, तो फिर उसका असर आ जाता है। तो केमिकल कंपोजिशन का तो अपना एक इफेक्ट है तो है, परंतु उसका इफेक्ट उस समय ज्यादा होता है जब हमें भरोसा होता है कि यह जो है हमें ठीक करेगा। तो विचार शक्ति कमजोर हो जाने के कारण ही मनुष्य अस्वस्थ होता है, इसीलिए विचार से ही आप जो है स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आपका वैचारिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। लुंज पुंज विचार वाले, हल्के फुल्के विचार वाले जल्दी बीमार पड़ते हैं, ज्यादा बीमार पड़ते हैं। आपकी जो शक्ति है वह विचार के ऊपर ही निर्भर है। अर्जुन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति विचार से कमजोर पड़ा तो हाथ से धनुष छूट गया, गांडी छूट गया हाथ से, और भगवान ने जब उसे विचारों से पुख्ता कर दिया पूरा, तो फिर वो ताकतवर हो गया और फिर धनुष उठा के युद्ध किया। ये विचार का ही खेल है। तो विचार से मजबूत होंगे तो कोई भी रोग हुआ है आप ठीक हो जाएंगे, बिना किसी दवा के भी ठीक हो जाएंगे। अंततः विचार के ऊपर ही असर पड़ता है, आप कोई भी चीज देते हैं तो, और फिर उसी के असर से शरीर चलता है, हमारी प्राण शक्ति चलती है। यानी हमारी प्राण शक्ति जो है वह विचार से प्रवाहित होती है, और उसका विचार के ऊपर बहुत असर होता है, और विचार का भी उस पर बहुत असर होता है। यूं तो प्राण जो है वह विचार से सूक्ष्म है, परंतु उसकी दिशा विचार ही तय करता है। प्राण की दिशा विचार तय करता है, इसको किधर प्रवाहित होना है। तो प्राण अगर छिन्न भिन्न होने लगेगा, तो इसका मतलब है कि विचार छिन्न भिन्न हो रहा है, और जब छिन्न भिन्न हो रहा है तो वो रोगी हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि विचार हमारे पुख्ता हो। और अंत में जो हम स्वयं के लिए जो पहचानते हैं, जो करते हैं, वो विचार से करते हैं, तो हमें जो आत्मबोध होता है तो वो विचार से ही होता है। विचार की ही ताकत जो है हमें आत्म तत्व में ले जाती है, जो निर्विचार है, चेतन सत्ता में ले जाती है। यानी विचार की ताकत से ही हम मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इसलिए विचार तो शक्ति है ही। अब देखिए, आप जो विचार जो प्रकट करते हैं, आप कहीं से डिबेट करते हैं या किसी से करते हैं, तो क्या है उसमें विचारों से आप कमजोर पड़ते हैं तो आप हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो हारे हुए सिद्धांत को लेकर आप चलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे। आपको साहस नहीं रहेगा, भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पीछे प्रमाण नहीं, आपके पीछे लॉजिक नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। तो विचार शक्ति आपकी कमजोर हो गई।
तो ऐसे विचारों के साथ अगर आप जीते हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसा धर्म आपका है जिसमें सब कुछ तर्क संगत नहीं है, कुछ बहुत सारी गलत अवधारणा है, उस धर्म के आदमी हैं आप, उस धर्म को आप मान रहे हैं, तो आप तो जान रहे हैं कि इसमें कमजोरी है, और ये कमजोरी को जानने के लिए क्या है, जब आप डिबेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई हरा देगा डिबेट में आपको, तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि हमारे विचार बहुत कमजोर हैं, इसका मतलब धर्म ही वह कमजोर है। तो वह धर्म कमजोर माना जाएगा जिसकी जो है विचार शक्ति कमजोर हो, जो तर्कों से कमजोर पड़ जाता हो, प्रयोग से कमजोर पड़ जाता हो, भावना से कमजोर पड़ जाता हो, जो सबके हित में न हो, ये माना जाएगा। तो इस तरह से ये सकारात्मक विचार शक्ति होती है। उसी तरह नकारात्मक विचार शक्ति भी होती है। किसी से घृणा करना भी वो भी विचार है, किसी से द्रोह करना भी है, किसी से हिंसा करना भी, ये सब विचार ही है। तो उससे भी एक अलग ढंग का व्यक्तित्व निर्माण होगा नकारात्मक विचार से, जो किसी का वो प्रेम नहीं पा सकेगा। किसी का सहयोग करना सकारात्मक विचार है, तो असहयोग करना नकारात्मक विचार हो गया। सहयोग अगर अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो सकारात्मक है, सहयोग आप अच्छे काम के लिए नहीं बुरे काम के लिए कर रहे हैं तो नकारात्मक हो जाएगा। सहयोग तो कर रहे हैं लेकिन किसके लिए, डकैती डालने के लिए कर रहे हैं, चोरी करने के लिए कर रहे हैं, मारपीट करने के लिए कर रहे हैं, तो वो नकारात्मक विचार हो जाएगा। तो कितना कल्याणकारी है कितना नहीं है, उसके आधार पर शक्ति तय हो। क्योंकि आप जो गलत काम करने जा रहे हैं, उसको गलत काम डिफाइन किया गया है, संविधान ने डिफाइन किया हुआ है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। आपको भी पता है गलत है, पकड़े जाने पर सजा है, तो वो सजा है, वह भी दंड जो है वह भी विचार के कारण ही तो है। तो जो देश का संविधान है वह भी विचार है, तो उस विचार से आपका विचार टकरा रहा है, तो वह विचार जो सबके हित के लिए बनाया गया है, आपका विचार जो व्यक्तिगत अपने हित के लिए है, तो जब उस विचार से टकराएगा, तो अगर उसके अनुकूल नहीं हुआ तो ये छोटा विचार जो है ये दब जाएगा, कुंठित हो जाएगा, और ये जो है आपके भीतर ग्लानि पैदा करेगा। तो जो बड़े विचार होते हैं, महान विचार होते हैं, जिसकी मान्यता ज्यादा होती है, तो उसकी शक्ति ज्यादा होगी। और जो छोटी सी शक्तियां हैं, क्षुद्र शक्तियां हैं, तो उन विचारों को आपने ग्रहण किया हुआ है, तो वे आपको ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए आप अपने विचार ऐसे बनाइए जो महान विचार हों, जो सबके हित के लिए हों, जो अकाट्य हों, न्याय संगत हों। तो ये जो पूरे विश्व का अस्तित्व का संविधान है वो अलग है, एक हमारे देश का संविधान है वो अलग है, पूरे विश्व का भी तो संविधान है, पूरा विश्व भी तो किसी विधि विधान से चल रहा है। तो वह धर्म है, जो पूरे अस्तित्व का संविधान है उसको धर्म कहा जाता है। और इन धर्मों के ऊपर उनमें से कुछ चीजों को लेकर के या किसी देश का संविधान बना है। तो ये जो संविधान है उस बड़े संविधान से के विरुद्ध में होगा तो टकराएगा उससे, तो ये संविधान, देश का संविधान कमजोर पड़ेगा पूरे अस्तित्व के संविधान के खिलाफ में अगर है तो ज्यादा देर तक टिकाऊ नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी ताकत उतनी नहीं रहेगी। उसी की ताकत अधिक रहेगी जो पूरे अस्तित्व के संविधान के अनुसार हो। तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि वो ग्रेटर आइडियोलॉजी क्या है, बड़ी विचारधारा क्या है, उसको समझना पड़ेगा। उसके अनुसार से ही शक्ति का वो जो है ग्रेड तय होगा। तो जो पूरे अस्तित्व का संविधान के अनुसार से जो जी रहा है और उसको जो जान रहा है, उसको समझ रहा है, वो ज्यादा शक्तिशाली विचार होगा, उसकी शक्ति सदैव ज्यादा होगी। तो आप समझ गए होंगे। हरिओम।